नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ताल ठोके में मुद्दा आपके सामने है। देश के हर नागरिक को ये हक है, संविधान ने ये हक दिया है कि वो देश में कहीं भी बसे, कहीं से भी चुनाव लड़े, कहीं भी जाकर अपनी जीविका अर्न करे। तो किसी राज्य में किसी को बाहरी बताना क्या देश की संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ नहीं है? आज ताल ठोके के अंदर ये बहस बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को बाहरी बताया। प्रियंका ने कहा कि यूपी के पास अखिलेश और राहुल हैं, जो यूपी में ही पले बड़े हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश को किसी बाहरी नेता की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी ने यह बयान दिया था पीएम मोदी के उस भाषण के जवाब में जिसमें मोदी ने कहा था कि उन्हें यूपी ने गोद लिया है। अब सवाल यह है कि जो मोदी यूपी के वाराणसी से सांसद है, देश के प्रधानमंत्री है, उन्हें बाहरी कहना क्या यूपी का अपमान नहीं है? सवाल यह भी है कि जब किसी राज्य में दूसरे राज्य के व्यक्ति को बाहरी बताकर पीटा जाता है तो उस सियासी सोच को किसी को बाहरी बताने वाली सियासी सोच जैसा क्यों ना माना जाए? और यह सवाल सिर्फ कांग्रेस से नहीं है, ये बीजेपी से भी है। महाराष्ट्र में बाहरी लोगों की पिटाई पर चुप्पी साधने वाली बीजेपी के लिए मोदी को बाहरी बताए जाने पर तिल मिलाना क्या दोहरा मापदंड और रवैया नहीं है? इसलिए आज ताल ठोक के पूछेंगे कि अगर सोनिया गांधी यूपी की हो सकती है तो प्रधानमंत्री मोदी बाहरी कैसे है? क्या मोदी या किसी को भी बाहरी बताना देश की संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ नहीं है? क्या यह देश में ही अलगाववाद की राजनीति नहीं है? डिवाइड एंड रूल मत भूलिए। और क्या वाराणसी से चुने हुए सांसद को यूपी के लिए बाहरी बताना उत्तर प्रदेश का अपमान नहीं है? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपको इंट्रोडक्शन। उससे पहले सवालों से भरी ये एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने। क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को वोट लेने की जरूरत है? राहुल जी और अखिलेश जी आपके सामने रहे हैं, वो इसी मिट्टी के पले हुए हैं। उन्होंने आपका प्रतिनिधित्व किया है। उनके दिल में उत्तर प्रदेश है, उनकी जान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को किसी बाहरी नेता की जरूरत नहीं है। प्रियंका जी ने कहा है वो 100% सही है। They have no moral authority. Both of them are failed students, and they both failed in Hindi. Okay, and then she says, "How can you have a adopted son? Why have somebody from outside? Or what about these people? Their blood is outside." कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही बदनाम है। तो इनकी मानसिक सोच पर ही सवाल खड़ा होता है कि ये खुद कहाँ से आते हैं। मतदाता के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा ना हो, उन पर चुनाव ना हो, इसलिए इस तरह की बहस को आगे बढ़ाना, प्रधानमंत्री को बाहरी बताना, मैं मानता हूँ कि इनकी सोच पर ही सवालिया निशान खड़े करता है। नरेंद्र मोदी आर्थिक और अपने कारणों से घेरे में है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस पर मौन रहकर मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के लोगों को निराश कर रहे हैं और जनता उनको इस कदम के कारण मैं समझता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तो बाहर का दरवाज़ा दिखाने जा ही रही है। प्रधानमंत्री के पास आर्थिक सामाजिक सवालों पर लड़ने के मुद्दे समाप्त हो गए हैं। बिहार में भी उन्होंने इसी तरह से भावनाएं भड़काने का काम किया था और उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या सोनिया गांधी यूपी की है और नरेंद्र मोदी बाहरी? दूसरा सवाल, क्या प्रियंका के अलगाववाद से यूपी में जीतेंगे अखिलेश राहुल? तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी को बाहरी बताना क्या यूपी का अपमान नहीं? भारत माता की जय। और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, बाहरी कौन का फैसला प्रियंका करेंगी या यूपी? ये फैसला जनता तय करेगी क्योंकि वो जानती है
कि हमें कौन रिप्रेजेंट करने वाला है, लेकिन उसके बावजूद ये डेफिनेशन क्रिएट कर देना क्या मतलब बताता है, खासकर पॉलिटिक्स में। आलोक शर्मा प्रवक्ता है कांग्रेस के, NSUI और यूथ कांग्रेस से पिछले 2 दशकों से जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुधांशु त्रिवेदी साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD उन्होंने की है, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामदत्त त्रिपाठी साहब वरिष्ठ पत्रकार है, 21 सालों तक BBC के लखनऊ ब्यूरो के चीफ रहे हैं, यूपी की पॉलिटिक्स को बहुत लंबे वक्त से कवर किया है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर MH खान साहब BSP के नेता हैं और टीवी डिबेट्स में BSP का पक्ष रखते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आप सबको 1.5 मिनट में दूंगी और इसीलिए सबसे पहले आलोक जी आपसे मैं शुरुआत कर रही हूं। कांग्रेस की डिक्शनरी में बहारी के माने क्या है, मतलब क्या होता है बहारी का, पहले ये डिफाइन कर दीजिए, आप डेफिनेशन दे दीजिए मुझे। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर बहारी की आप डेफिनेशन मुझसे मांग रहे हैं तो मोदी साहब से पूछिए कि गोद लेने की डेफिनेशन क्या होती है। गोद किसको लिया जाता है? क्या अपने घर के व्यक्ति को गोद लिया जाता है? गोद नॉर्मली बाहर के व्यक्ति को लिया जाता है। मोदी जी ने जंग शुरू की कि मुझे यूपी ने गोद लिया है। मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है उसमें कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं रहता है। वो यहाँ पर दिल्ली में चुनाव में आए तो कहने लगे मैं द्वारका का हूँ, मैं तो असली द्वारका का हूँ। अब आप कह रहे हैं कि साहब वो यूपी के हैं, तो पहले वो तय कर लें कि वो गुजरात के हैं। बार बार कहते हैं मैं गुजरात से हूँ। बीजेपी वालों ने गुजरात मॉडल बेच दिया कि मोदी साहब गुजरात के हैं। अब वो कह रहे हैं कि साहब मुझे यूपी ने गोद ले लिया है। थोड़े दिन बाद चुनाव कहीं और होगा, फिर वो राज्य के वहाँ पहुँच जाएंगे। वो जहाँ जाते हैं उस राज्य की या तो खिल्ली उड़ाना शुरू कर देते हैं। बिहार गए तो जंगल राज कहने लगे, केरल गए तो सोमालिया से तुलना करने लगे, यूपी गए तो गुंडा राज की बात करने लगे। मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री हैं, कभी कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, अब पता नहीं कोई और नदी बुलाएगी, वहां पर उड़ीसा में चुनाव होंगे तो फिर वहां के हो जाएंगे वो। तो उन्होंने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया उसका उत्तर दिया गया है कि आप बाहरी हैं। आप अपने आप को स्वयं बाहरी बताते हैं, कांग्रेस को या किसी व्यक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा विषय आपने लिया कि फैसला कौन करेगा। फैसला स्वाभाविक है कि 11 तारीख को उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। आप कोई तो बात बताइए कि आपको क्यों चुना जाए। क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश ने आपको 73 सांसद दिया, आप 73 सांसद के बदले में उत्तर प्रदेश को एक नजर अप हो गया है। आलोक जी मुझे लगा था 10 सेकंड ही सही आप लेंगे और मुझे वो 10 सेकंड में कुछ तो बाहरी का माना समझा देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वो 1.5 मिनट आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिए। बहरहाल आगे आती हूं मैं आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी साहब, आप ये दोहरा मापदंड क्यों रखते हैं? पॉलिटिक्स में बहुत सी बयानबाजी होती है, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहरी कह दिया, ये इतना अपमानजनक लग गया? देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत से ही प्रचारक बन गए थे। यानी भारतीय परंपरा में घर बार छोड़कर परिव्राजक, वह व्यक्ति पूरे राष्ट्र को समर्पित हो जाता है और जहां जाकर स्थिर हो जाता है वह उसका घर है। आज की डेट में वह बनारस से सांसद है। और यदि इसको लेकर कांग्रेस को बाहरी बनाम अंदरूनी नजर आता है तो मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, किसी राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी का सिवाय उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद होने के अलावा यूपी से क्या संबंध है? और प्रियंका गांधी जी का तो वह भी संबंध नहीं है। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है कि आपके माता पिता उत्तर प्रदेश के रहे हो तो राहुल और प्रियंका जी के तो माता पिता पर भी वो लागू नहीं होता। यानी अगर विशुद्ध तकनीकी व्याख्या करें तो बाहरी तो वो ज्यादा हैं क्योंकि उनके साथ तो इस राष्ट्र से भी बाहर का एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। अब अगर आप इस पे आइए, उत्तर प्रदेश को लीजिए। अरे तो उत्तर प्रदेश में बाहरी और अंदरूनी नहीं, उत्तर प्रदेश जब बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन होते हैं तो वो लीड करता है। जैसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा मूवमेंट जिसने इंडिया की पॉलिटिकल केमिस्ट्री चेंज कर दी, वो जब राम मंदिर मूवमेंट था वो उत्तर प्रदेश के अंदर था। जिस समय ये जेपी मूवमेंट चला तो उत्तर प्रदेश के अंदर था। उस समय याद करिए जिस समय फ्रीडम मूवमेंट चला तो इलाहाबाद और बनारस सबसे बड़े केंद्र थे। 1857 के रिवोल्ट के समय सारा सेंटर यूपी में था और आज श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब महान भारत आगे बढ़ रहा है तो केंद्र उत्तर प्रदेश है। यह उत्तर प्रदेश का भी अपमान है।
ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि देश जो है वो एक सूत्र से बंधा हुआ है और सारी जगह अपनी है, सारा मुल्क की एक एक मिट्टी जो है, मुट्ठी भर मिट्टी हो या फिर पूरा का पूरा इलाका आपका है, तो वो जो है वो हमारा है, हम उससे बिलोंग करते हैं, तो फिर आप दूसरे को बाहरी क्यों कहते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मैं आपके पास आगे भी आऊंगी, लेकिन डॉक्टर एमएच खान, बाहरी ये दोनों ही हैं फिर आपकी नज़र में? तो जी नहीं, देखिए ये बाहरी मोदी जी ने खुद ही अपने आप को कह दिया। मोदी जी ने कह दिया, वहां से सांसद थे 3 साल तक नहीं कहा कि मैं गोद लिया हुआ हूं। पहले कहा गंगा मैया ने बुलाया है, मैं आया हूं। अब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने गोद ले लिया। भाई ऐसे बच्चे को जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है और असली बच्चे में ये फर्क होता है। गोद लिया हुआ बच्चे ने क्या किया कि 3 साल तक कोई काम नहीं किया, नोटबंदी ला दिया। इसी गोद लिए हुए बच्चे ने 150 लोगों की जान ले ली। तो ये गोद लिया हुआ बच्चा उत्तर प्रदेश को फल नहीं रहा है। हम बाहरी नहीं कहेंगे, लेकिन ये गोद लिया हुआ बच्चा उत्तर प्रदेश को फल नहीं रहा है। यहाँ पर वहाँ गोवा तक के लोग आके यहाँ से राज्यसभा में हो गए। यहाँ से कितने मिनिस्टर हैं? राजनाथ सिंह को अपना गृह जनपद छोड़ना पड़ा, अपने बेटे को वहाँ गाजियाबाद से लड़ना पड़ रहा है, लखनऊ में राजनाथ सिंह आके लड़ रहे हैं। तो ये तो सब लोग उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। दूसरी बात जो प्रियंका गांधी कह रही हैं, ये तो देखिए बरसाती मेढक की तरह आती हैं और बरसाती मेढक की तरह आंसू बहा के 5 मिनट में फिर दिल्ली चली जाती हैं। 2.5 साल में क्या हुआ, 5 साल में क्या हुआ, जनता का क्या दुख दर्द है, इनके समय में नहीं आता। ये जिस साइकिल को कहती थी पंचर है, उसी साइकिल पंचर में बैठ गई। पंचर साइकिल कहीं चलती है क्या? ये इनका मुख्यमंत्री जो अखिलेश चेहरा है, ये दंगाई मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हो चुका है। 400 से 500 दंगे हो चुके हैं। ये अभी गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी है। आप सोचिए, उसमें इस्तीफा नहीं हो रहा उनका इस्तीफा नहीं हुआ, मंत्रिमंडल हो रहा उनका। ये कहाँ साफ सुथरे लोग हैं? ये सारे लोग अपने वोट को बंटवारा करने के लिए नए नए तरीके से नई नई बातें उभारते हैं, जिससे पोलराइजेशन हो जाए, कुछ वोट हमारे तरफ आ जाए। विकास की बात नहीं करते, कानून की बात नहीं करते। वैसे मुद्दे पर बात करते करते डॉक्टर एमएच खान साहब, आप भी बाहरी हो गए थे, वो मुद्दे से आप बिल्कुल डिट्रैक्ट कर गए थे। लेकिन ठीक है, अब मैं ज़रा रामदत्त त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी। रामदत्त त्रिपाठी जी, आपको क्या लग रहा है, ये सिंपल टैक्टिक है डिवाइड एंड रूल की और कुछ भी नहीं है? बेसिकली ये बड़े बोल बच्चे हैं और कुछ नहीं है? देखिए, बाराबंकी की जिस रैली में प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी, मैं था वहाँ और मुझे भी ये अजीब लगा कि ये क्यों कह रहे हैं। भाई उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ा, किसी ने आपत्ति नहीं की। एक सांसद भी पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, फिर प्रधानमंत्री तो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो ये विवाद के सूत्रधार खुद ही वो हैं, आखिर उनको जरूरत क्या पड़ रही थी? और अगर ये कोई कहता है कि मैं गोद लिया हूं या मेहमान हूं, तो आप अपने आप को खुद ही रिमाइंड करें लोगों को कि भाई यूपी का मैं नहीं हूं, मैं कहीं और का हूं, गुजरात का हूं। कभी वो द्वारिका की बात करते हैं। और देखिए, मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा सदस्य थे, 10 साल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। या अभी जैसा कि आपने कहा कि भाई मनोहर पारिकर जो है रक्षा मंत्री गोवा के यहाँ से हैं, तो ये न तो यूपी तो खास करके किसी को बाहरी नहीं मानता है, वो भले महाराष्ट्र की बात हो और कहीं बात है। और मोदी जी खुद ही शुरू करते हैं। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी बात नहीं आई कि चाय बेचते थे। वो अचानक जब प्राइम मिनिस्टर को उम्मीदवार हुए तो चाय वाला हो गए। तो बेसिक प्रियंका ने दूसरी बात जो ये कही है खास करके, वो महत्वपूर्ण है कि यूपी के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है। और वो तो एक उन्होंने गेस्ट आर्टिस्ट हैं। प्रियंका भी कोई यहाँ के नेता तो है नहीं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर नहीं, वो गेस्ट आर्टिस्ट हैं। लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया है कि मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया, बनारस में गंगा जी के लिए कुछ नहीं किया, मुझे लगता है चर्चा के लिए ये ज़्यादा जरूरी टॉपिक है कि क्या मोदी जी ने। दूसरी बात, बीजेपी के अंदर ही ये फीलिंग है कि शाह और मोदी यूपी के चुनाव को। ठीक है सर, बाज़र आप हो गया है, लेकिन एक वैलिड चीज़ आपने उठा दी है और मुझे इस पर जवाब लेने के लिए आलोक जी के पास जाना ही पड़ेगा। आलोक जी, बहुत इंतज़ार करवाया प्रियंका गांधी ने, लोग इंतज़ार करते रहे और सोचते रहे कि प्रियंका गांधी आएगी, क्योंकि बार बार आपके अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी थी कि प्रियंका गांधी लाओ, कांग्रेस बचाओ। अच्छा, वो आएंगी तो कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा मुद्दा लेकर आएंगी जिस पर जिक्र करेंगी। इतना पुअर होमवर्क और इतना पुअर होमवर्क सर इसलिए कि वो आई, उन्होंने अपनी बातें रखी और उसमें बात भी रखी तो बाहर ही एक मुद्दा, वो भी तीसरे चरण में जाकर। दूसरे मुद्दों पर क्यों नहीं वो बात कर पाई? देखिए मैं समझता हूं उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपने कहा कि वो आई तो देर से आई। देखिए उनका निजी फैसला है।
अमेठी रायबरेली उनकी परंपरागत सीट रही है, वहाँ पर वो हमेशा प्रचार करती रही हैं, आज भी गई हैं, जबकि गांधी फैमिली से वहाँ पर कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, फिर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो वहाँ पर जॉइंट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, सभी के लिए वो प्रचार कर रही हैं। दूसरी बात, आपने शब्द इस्तेमाल किया पूरा होमवर्क, मैं इस बात से पूरी आपत्ति के साथ विनम्रता के साथ दर्ज करना चाहूँगा कि उनका होमवर्क पूरा था, कहीं पूरा होमवर्क नहीं था। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, त्रिपाठी साहब ने भी कहे हैं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि यूपी के लिए क्या हुआ। यूपी का किसान पूछ रहा है, भाई आपने कहा था स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू होगी, 50% जो है वो किसानों को मुनाफा मिलेगा। सर राहुल गांधी अमेठी में है, 2004 से एमपी है। अगर ऐसे सवाल पूछे जाए, वो उनकी बहन नहीं है, वो एडवाइजर के तौर भी इस पूरी की पूरी भूमिका में, मुख्य भूमिका में वो रही हैं। उसके बावजूद इस तरीके के सवाल उठाना, और वो भी हल्के लहजे में, और बड़ी बात बाहरी मुद्दे को लेकर करना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। सर आप भी बाहरी रह गए, जरा बताइए इतना नहीं। देखिए किसने शुरुआत किसने की कि गोद ले लिया है मुझे। मोदी साहब रोज नया एक जुमला छोड़ते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं, तो सवाल भी ना पूछा जाए उनसे, गोद क्यों ले लिया, किसने ले लिया, कहां ले लिया। अरे भाई उत्तर प्रदेश के आप सांसद हैं, आपने कहा था मां गंगा ने बुलाया है, फिर अब गोद कैसे ले लिया? क्या गोद लेने से पहले ही आप वहां जाकर सांसद बन गए थे? मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बताएं उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है, मैंने किसानों के लिए क्या किया है। आप अब कह रहे हैं कि हम कर्ज माफ कर देंगे। अरे भाई पड़ोस के सारे राज्यों में आपके सरकार है, क्या उन राज्यों में आपने वहां पर किसानों के कर्ज माफ कर दिए? एक सेकंड रुकिए, दोनों ये बात कह रहे हैं कि मुद्दे को हवा जो दी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। इस बात का जिक्र करने का मतलब क्या था? क्यों ना सिर्फ दूसरे मुद्दों पर बात की जाती जिनमें वेटेज ज्यादा था? जी मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, हमारी तरफ से प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हो या हमारे अन्य नेता हो, राजनाथ सिंह जी या अन्य, सभी ने तथ्यात्मक बातें कही हैं। अभी आलोक जी ये कह रहे थे कि भाई किसानों के लिए, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर क्या है, 2.9%। बगल में मध्य प्रदेश है, जहां भौगोलिक प्राकृतिक दृष्टि से कृषि के मुकाबले उत्तर प्रदेश से खराब स्थितियां हैं, और वहां क्या है विकास दर 19% लगातार पिछले कई सालों से। बुंदेलखंड विकास निधि का पैसा आपकी सरकार कांग्रेस के जमाने में उत्तर प्रदेश नहीं खर्च कर पाता, मध्य प्रदेश खर्च कर लेता है, तो विकास का यथार्थ पता है। बनारस की आप बात करें तो बनारस के लिए जो प्रधानमंत्री ने किया है 2-2.5 साल में, वो सबको पता है। सुधांशु दी, जब चुनाव आते हैं तो बहुत चिंता में आपकी सरकारें, सारी सरकारें आगे इसमें दिखती है, और चिता पर वहाँ किसान। मैं चुनाव से पहले के मैंने मैंने बताया लगातार बात मुद्दे की ये हो रही है, मैंने जो डाटा दिया है वो पिछले 4 साल का दिया है। करने वाले रामदत्त त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं पहले। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि अगर मध्य प्रदेश, बनारस के लिए जो बात, एक मिनट में, नहीं रामदत्त जी मैं पूरी बात कर लूं। अच्छा चलिए, आजा, ठीक आप बात करिए। हाँ ठीक करिए। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश का बार बार जिक्र आता है, बीजेपी के सभी प्रवक्ता कहते हैं कि बहुत विकास हुआ, तो भैया शिवराज सिंह चौहान को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, पूरे देश का वो विकास कर देंगे। खेती अरे भाई, तो आप गुजरात का विकास क्यों भूल जाते हैं मान्यवर? कांग्रेस के जमाने में 20 पॉइंट इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम में 2010 तक लगातार गुजरात नंबर 1 रहा। उसके बाद इन्होंने रैंकिंग निकालनी बंद कर दी भाई, 2010 के बाद रैंकिंग बंद हो गई। खैर, अब मैं ये कह रहा हूं कि बनारस के विकास के लिए जो प्रधानमंत्री ने किए, यह प्रश्न अगर कांग्रेस उठाए तो बहुत हास्यास्पद लगता है। भाई आप तो 70 साल लगातार अमेठी रायबरेली आपके सांसद रहे, और जिसमें से 64 साल आपकी समर्थन की सरकार, 50 साल आपकी सीधी सरकार, तो अमेठी रायबरेली को मुंबई बन जाना चाहिए था। अगर शंघाई नहीं तो मुंबई तो बनी जाना चाहिए था। मुझे जवाब लेने दीजिए। पॉइंट है, हकीकत ये है। एक सेकंड पॉइंट है, आपकी बात में दम है। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ बताइए सर, एमपी है अमेठी के, 2004 से क्या किया है अमेठी में? लिटरेसी रेट बता दूंगी आपको, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उन्होंने वादे किए थे और बंद पड़ गए, वो भी आपको गिना दूंगी मैं। देखिए, मैं समझता हूं कि जो प्रोजेक्ट्स उस समय पे शुरू किए गए, बीजेपी की सरकार आने के बाद तमाम प्रोजेक्ट्स पे धक्का लगा। दुर्भाग्य यह है कि जब से वो यहाँ पर सांसद रहे हैं तो राज्य में सरकार बीजेपी की, सपा की, बसपा की, बाकी लोगों की रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप गुजरात की तुलना अमेठी से करेंगे तो अमेठी आज़ादी के समय पर बिल्कुल बंजर भूमि थी। गुजरात पहले से विकसित राज्य रहा है, और गुजरात का जो हाल है आज वो केवल डर के कारण है। सर, मैं गुजरात की बात नहीं कर रही हूँ, आप मुझे सिर्फ अमेठी और रायबरेली का
आंकड़ा पेश कर नहीं, मैं दीजिए। कंपेयर कर नहीं, रहा आप हूं, वो मैं समझा कंपेयर दीजिए। कर रहा नहीं हूं, करना अमेठी है। रायबरेली को ही सर, नहीं कंपेयर करना कर है रहा हूं। कंपेयर। मैं कह रही हूं रूबिका जी, मैं गुजरात को कंपेयर हटा कर रहा हूं। दीजिए। दूसरी मैं बात, अमेठी और जहां तक- रायबरेली का जिक्र कर रही हूँ। नहीं, आप कंपेयर करवा लीजिए बेशक। नहीं, मुझे नहीं करना है। अमेठी आप मुझे वो रायबरेली में 5 अगर बड़ी विकास चीजें नहीं हुआ बताइए। तो वहां की जनता प्रियंका का आप गांधी का अपमान ये कर रहे हैं। कहना कि राहुल गांधी वहां इसी की- मिट्टी मैडम- से निकले हैं, तो इस मिट्टी के लिए राहुल गांधी ने सोना बनाने के लिए क्या क्या किया है, वो चीजें मुझे गिना दीजिए आप। सबसे पहला जो उत्तर प्रदेश के लिए काम यूपीए सरकार ने किया था, 72,000 करोड़ का जो किसानों का ऋण था वो माफ किया था। सर, बनारस रायबरेली, के बुनकरों अमेठी। के लिए तमाम योजनाएं लेकर आए थे हम। रायबरेली अमेठी के लिए तमाम विकास किए गए। कौन कहता है विकास नहीं किया गया हाँ है? सर, अगर विकास नहीं किया गया होता तो आप पेपर रायबरेली मिल के लोगों का 3,650 अपमान करोड़ मत कीजिए। का। उन्होंने बार-बार जिताया है उनको और आगे भी जिताएंगे। 3,650 करोड़ की अनाउंस की गई थी। 13 में से 12 राज्य ऐसे हैं रूबिका जी, कुछ नहीं हुआ सर। रूबिका जी, 13 में से 12 राज्य ऐसे हैं बीजेपी शासित जिनमें उत्तर प्रदेश से ज्यादा क्राइम रेट राजीव है। गांधी आप वो आंकड़े इंस्टीट्यूट ऑफ लेकर नहीं पेट्रोलियम बैठिए। टेक्नोलॉजी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है सर। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर अभी काम कर रहा है। चलिए, वर्किंग सक्सेसफुली में ये एक चीज है वो पूरी फेरिस में जो वर्किंग सक्सेसफुली है। 2004 से लेकर अब 2017 आ जाइए सर आप। फिर रायबरेली भी गिना दूं आप कहें तो। फिर आप कहते हैं बाहरी और अंदरूनी। स्वयं आपने तीन चार जो मुद्दे गिनाए हैं, उसके अलावा तमाम शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में आप जाकर देखिए, वहां के जो मिनी हेल्थ सेंटर्स हैं, आप 5 उनकी में से सिचुएशन सिर्फ देखिए। एक है जो वहां पर वर्किंग बंजर भूमि सक्सेसफुली थी है और उसको वहां पर विकसित किया गया है। और यही कारण है कि वहां पर बार बार उनकी जो जनता है अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर की, वो इनको शिरोधार्य करती है। अगर वहां पर विकास नहीं होता, लोग सेटिस्फाइड नहीं होते तो हरा देते अभी तक। मैं समझता हूं बीजेपी को केवल रायबरेली और अमेठी की बात नहीं करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश के लिए मैंने एक उद्योग लगाया हो तो जाके नाम ले। बड़े बड़े भाषण देते हैं, जुमले छोड़ते हैं, दोनों हाथ उठा के भाषण देते हैं, कभी ताली बजा के भाषण देते हैं। ये नहीं बताते हैं कि किसान की आमदनी 2022 तक कैसे दुगनी हो जाएगी। ये नहीं बताते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने थे, आपने तो नोटबंदी में 3 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। प्रधानमंत्री महोदय उस पर साइलेंट है पूरी तरह। हैं, लेकिन वाराणसी के एमपी भी है। ये बता दीजिए कि वाराणसी के लिए उन्होंने 2.5 सालों में क्या कुछ किया है।